हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आप लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में ज़रूर सुने होंगे और ये मुद्दा इस समय काफ़ी चर्चा में है। ये मुद्दा इस समय चर्चा में होने के कारण एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमको वैसे सामान्य जानकारी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण क्या क्या प्रावधान है ये पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या विवाद उठते हैं वो पढ़ेंगे और क्या क्या इसके संबंध में चुनौतियां हैं और कहां कहां से आवाजें उठ रही हैं इसके विरोध स्वरूप। तो ये सारी चीजें इसके बारे में हम लोग इसमें कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आप लोगों को धैर्य बना करके पूरा सुनने की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी कहा जाता है। अच्छा, अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है तो ये किसमें अमेंडमेंट करता है, ये किस अधिनियम में अमेंडमेंट करता है? तो ये नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। 1955 में ये संशोधन किया गया है, 2019 में ये संशोधन किया गया था और मुद्दा ये चर्चा में वर्तमान में इसलिए है क्योंकि इसको मार्च 2024 से सीएए को लागू कर दिया गया है। ठीक है, मतलब अधिनियम बना दिया था संसद ने 2019 में, लेकिन इसको किस प्रकार से लागू किया जाए इसके संबंध में कानून बनाया गया है 2024 मार्च में और इसको अब लागू कर दिया गया है। तो ये मुद्दा इसलिए भी काफी चर्चा में हो गया है। इसके बारे में देखते हैं। ये प्रावधान जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था, इसको 31 दिसंबर 2014 से पहले, जो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए, कौन? कुछ विशिष्ट समुदाय के लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए, वो कौन कौन से थे? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, मतलब यहां पर गैर मुस्लिम कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और दोस्तों यहां पर गैर मुस्लिम कहने से ही यहीं पर सारे विवाद उठने शुरू हो जाते हैं। एक बहुत बड़े जानकार ने बोला था, अभी उनका नाम हमें नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बोला था अगर यहां पर गैर मुस्लिम की जगह पर एक शब्द जोड़ दिया जाता कि सताए हुए अल्पसंख्यक, अगर इसकी जगह जोड़ दिया जाता सताए हुए अल्पसंख्यक, तो शायद इतना विवाद ना उठता। तो यहां पर गैर मुस्लिम जोड़ दिया गया तो इस वजह से ये विवाद उठ रहे हैं, और अगर जोड़ दिया जाता सताए हुए अल्पसंख्यक तो शायद इतना विवाद ना उठता। यहां पर एक चीज हमको ये जानने की जरूरत है, हिंदू, सिख, ईसाई, मतलब मुस्लिम को छोड़ करके जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत में आए, उन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है और इस संबंध में यह कानून लाया गया है। मतलब जो भी इन देशों से जो वहां के अल्पसंख्यक रहे होंगे, मतलब वहां के अल्पसंख्यक, मुस्लिम बहुल देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम तो वहां बहुसंख्यक होंगे, तो वहां के जो अल्पसंख्यक थे, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, उनके संबंध में यह कानून बनाया गया कि अगर ये व्यक्ति, अगर इन समुदाय के लोग इन तीन देशों से भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए होंगे, भले उनके वो अवैध प्रवासी के रूप में आए होंगे, उनको नागरिकता देने के संबंध में यह संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है। अब इसके महत्वपूर्ण क्या क्या प्रावधान थे ये हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 वर्ष भारत में निवास करना होगा। मतलब अगर 2014 से पहले ये आए तो 2019 है कि नहीं, 2019 में कितने साल हो जाएंगे? 5 वर्ष हो जाएंगे। तो मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में आए हैं तो उनको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी और 5 वर्ष की शर्त भी ये पूरी कर रहा है। ठीक है, अब नागरिकता प्राप्त देखिए, पंजीकरण और देशीकरण पर नागरिकता दी जा सकती है इन लोगों को। क्यों? क्योंकि जन्म के आधार पर तो दी नहीं जा सकती, वंश के आधार पर तो दी नहीं जा सकती। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और विलय। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 5 प्रकार के नागरिकता ग्रहण करने के प्रावधान है। कौन कौन से? जन्म, वंश, देशीकरण, पंजीकरण, विलय। विलय के माध्यम से तो नागरिकता भी नहीं दी जा सकती, तो बचे 2। कौन कौन से? पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से इन्हें नागरिकता दी जा सकती है और नागरिकता पाने की समय अवधि की शर्त को इनके संबंध में 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। यही तो 2019 से 2014 5 वर्ष का अंतराल है, तो 11 वर्ष की शर्त को घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए होंगे वे अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। यह संशोधन अधिनियम इस बात को कहता है कि जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आए होंगे, ये 6 समुदाय के, वो अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, यह प्रावधान केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में करता है। ठीक है,
ये ध्यान देना है। और इसके तहत धर्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये 6 कम्युनिटीज हैं दोस्तों, ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ध्यान देना है। और इस संबंध में कुछ अपवाद हैं, मतलब पूरे भारत देश में ये कहीं भी आकर के बसेंगे, इनको भारत देश की नागरिकता मिलेगी, ठीक है, पूरे भारत में कहीं भी बस सकते हैं। लेकिन 2 जगह ऐसे हैं जहां पर इनको जाने की मनाही होगी। वो आम नागरिकों को भी, भारत जो भारतीय नागरिक वर्तमान में जो नागरिकता प्राप्त किए हैं, उनको भी वहां पर जाने के लिए कुछ शर्तें हैं, ठीक है। वो शर्तें इनके संबंध में भी लागू होंगे। कौन कौन सी शर्त हैं जानते हैं। अपवाद स्वरूप 6ठी अनुसूची, हम लोग पढ़ते होंगे, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। उसमें जो 6ठी अनुसूची है वो प्रावधान करता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के संबंध में वहां पर यह प्रावधान लागू, मतलब 6ठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के संबंध में प्रावधान लागू करता है। और ये कहता है, ये संशोधन अधिनियम में इस चीज को अपवाद स्वरूप रखा गया है कि यहां से जो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से जिनको नागरिकता प्राप्त होगी, यह प्रावधान यहां पर लागू नहीं होगा। मतलब 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में यह प्रावधान लागू नहीं होगा, मतलब यहां लोग ये जाकर के नहीं बस सकते, ठीक है। और दूसरा है इनर लाइन परमिट एरिया। इनर लाइन परमिट ILP इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा। अब ये इनर लाइन परमिट क्या है, इनर लाइन परमिट के भी बारे में हमको जानना आवश्यक हो जाता है, एग्जाम के पर्पज से भी और वैसे भी, ठीक है। तो इनर लाइन परमिट की अवधारणा जो है ये औपनिवेशिक काल में दी गई थी। औपनिवेशिक काल में मतलब जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, मतलब औपनिवेशिक क्षेत्र से यह संकल्पना आती है। और इसके संबंध में जो कानून बनाया गया था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है याद करना। फ्रंटियर का मतलब होता है सीमांत। हम लोग फ्रंटियर गांधी पढ़ते होंगे ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो उत्तर पश्चिम बलूचिस्तान मतलब सिंध पाकिस्तान में जो है इन्होंने अपना लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। तो फ्रंटियर का मतलब सीमांत हो गया। यहां पर बंगाल मतलब अपना पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम साइड का, ठीक है। तो तब पूरा बंगाल का ही क्षेत्र था ये, अपना पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश पूरा, ठीक है। तो ये जो है बंगाल ईस्टर्न और पूर्वी बंगाल हो गया, फ्रंटियर मतलब सीमांत, और रेगुलेशन मतलब विनियमन करने वाला एक्ट 1873 को पारित किया गया, मतलब बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 को, ठीक है। इसमें अंग्रेजों ने ये बताया कि निर्दिष्ट क्षेत्रों में, इन कुछ क्षेत्रों में जो इनर लाइन परमिट में आते हैं क्षेत्र, उस निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया और बाहरी लोगों के रहने को विनियमित किया गया। मतलब वहां पर प्रवेश को भी प्रतिबंधित किया गया और बाहरी लोगों के बसाव को भी उसको विनियमित किया गया, ठीक है। अब प्रवेश को प्रतिबंधित किसको किया जाएगा, भारतीयों को प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। वहां का जो संसाधन है, जंगली चीजें हैं, जो वन उत्पाद हैं, उसका प्रयोग भारतीय ना कर पाए और वहां के वन उत्पादों का प्रयोग बाहरी लोगों के लिए, मतलब अंग्रेज लोगों के लिए किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 में आया और ये ILP की अवधारणा को सिद्ध करता है दोस्तों। अब ILP में इनर लाइन परमिट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ILP में 4 पूर्वोत्तर राज्य आते हैं, इंपॉर्टेंट है, 4 पूर्वोत्तर राज्य आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। आसान है, पूरा जो म्यांमार से सीमा लग रही है ना, वो सारे आ जाते हैं। मतलब सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, फिर नागालैंड आ जाता है, फिर मणिपुर आ जाता है, फिर मिजोरम आ जाता है कि नहीं। मतलब ये चारों ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, ठीक, ये ध्यान देना है। तो इसको याद करने में, इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और कोई भी भारतीय नागरिक, मतलब कोई भी भारतीय नागरिक बिना परमिट के, मतलब बिना इजाजत के इनमें से किसी भी राज्य में नहीं जा सकता है, ये चीज ध्यान देनी है। मतलब ILP वाले क्षेत्रों में बिना परमिट के नहीं जा सकता है जब तक कि वह उस राज्य से संबंधित ना हो। मतलब अगर वो उस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से संबंधित है, तो वो जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता है। ना ही वह सीमा से अधिक समय तक रह सकता है। अगर कोई भारत का, अगर कोई अन्य इन चारों राज्यों के अलावा भारत का कोई नागरिक अगर इन चारों राज्यों में, मतलब इनर लाइन परमिट एरिया में जाता है, तो उसको एक समय सीमा निर्धारित किया जाएगा, उसके लिए एक कार्ड बनेगा। अगर उस कार्ड में जितनी समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा के बाहर वो, उस समय सीमा के बाद वहां पर वह रह नहीं सकता है। तो ये था इनर लाइन परमिट का पूरा क्षेत्र। मतलब जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, जिसको मार्च 2024 से लागू किया गया है, ये 2 क्षेत्रों पर लागू नहीं हो रहे हैं। कौन कौन से, एक 6ठी अनुसूची में राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और ILP वाले 4 राज्य, मतलब दोनों में 4-4 राज्य हो गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और ILP में भी 4 राज्य हो गए, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मतलब दोनों में मिजोरम कॉमन आ रहा है कि नहीं, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक।
अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ मुद्दे उठते हैं। कौन कौन से मुद्दे उठते हैं? मुद्दा ये उठता है कि ये कुछ विशिष्ट समुदाय पर आधारित है। विशिष्ट समुदाय पर आधारित है, कौन कौन से? अब जैसे हम लोग अभी देख चुके हैं कौन कौन से विशिष्ट समुदाय, इसी को लेकर के विवाद उठता है। जैसे हिंदू है, मुस्लिम को छोड़ दिया गया है, हिंदू मुस्लिम छोड़ दिया गया, सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी। इसमें यह कहा जा रहा है मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मतलब ये विवाद उठ रहा है, ये मुद्दे उठ रहे हैं कि इस कानून के माध्यम से मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको भारत में इजाजत नहीं दी जा रही नागरिकता की। ठीक है, ये इसका एक पहला मुद्दा है। उत्तर पूर्व के मुद्दे उठते हैं दोस्तों। उत्तर पूर्व के मुद्दे कुछ उठते हैं, जैसे अभी यही असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम छठी अनुसूची के राज्य हो गए इनर लाइन परमिट में, तो यहाँ के लोगों को भी संशय बना हुआ है कि अगर लोग आएंगे तो हमारे यहाँ रहेंगे, हमारी संस्कृति का क्या होगा, हमारे जो जीविका का क्या होगा, हमारी आजीविकाओं का क्या होगा अगर यहाँ के लोग यहाँ पर आके बसेंगे, हमारे संसाधनों का क्या होगा, स्थानीय संघर्ष शुरू हो जाएगा, प्रशासन में समस्याएं आएंगी। तो ये सारी चीजों को लेकर के उत्तर पूर्व में विवाद है। और 1985 में दोस्तों इंपॉर्टेंट हमको ध्यान देना है, असम समझौता हुआ था, असम अकॉर्ड हुआ था। ठीक है, ध्यान देना है, असम अकॉर्ड या असम समझौता हुआ था। इसमें यह बात बताई गई थी कि 25 मार्च 1971 जब बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था, तो 25 मार्च 1971 के बाद जो बांग्लादेशी प्रवास किए होंगे भारत के साइड या उत्तर पूर्व साइड, उनको भारत से उनको पहचानना है और उनको भारत से बाहर करना है। तो एक वो मुद्दा उठा था। अब मतलब एक वो चीज अभी सॉल्व नहीं हो पाई पूर्णतः, और ये एक मुद्दा अलग से आ गया। तो वहां के भी संसाधनों, असम में भी संसाधन वितरण और संसाधन समस्या और स्थानीय संघर्ष को बढ़ावा देने की बात की जाती है दोस्तों। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान देना है। और कहता है कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। एक मुद्दा ये उठता है, मूल अधिकारों का हनन होता है कैसे? मतलब मुस्लिमों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, मतलब अनुच्छेद 14, और धार्मिक भेदभाव की भी बात की जा रही है, ऐसा विवाद उठ रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ठीक है, अभी गृह मंत्रालय इसके बारे में क्या क्या जवाब दिया है वो भी हम लोग पूरा अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, ये मुद्दा उठ रहा है मूल अधिकारों के हनन का। ठीक है, प्रकृति में भेदभावकारी है, कुछ देश के ही लोग इसमें शामिल हैं। अब इसकी प्रकृति भेदभावकारी है, लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ आलोचक कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? कि कुछ ही देश के लोग शामिल हैं, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ही शामिल हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि जो श्रीलंका में तमिल हैं, तमिल हिंदू हैं, वो भी तो वहां प्रताड़ित हैं, उनको क्यों नहीं जगह दी जा रही है इसमें। ठीक है, और कुछ लोग कह रहे हैं जो म्यांमार में रोहिंग्या हैं, रोहिंग्या के कुछ हिंदू हैं, रोहिंग्या हिंदू हैं, उनको क्यों नहीं इसमें जगह दी जा रही है। तो ये वाले भी मुद्दे इसमें उठ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर कोई बाहर से आएगा, प्रशासन में समस्या होगी। ठीक है, प्रशासन में समस्याएं होंगी, जनसंख्या बढ़ेगी, उनको कहां पर उनको भूमि देना है, उनको शिक्षा व्यवस्था, उनकी सारी व्यवस्थाएं, तो उनको किस तरीके से उनकी चिकित्सा की व्यवस्थाएं, उनको जमीन देने की व्यवस्थाएं, तो इन सब चीजों में प्रशासन को भी काफी नाको चने चबाने पड़ सकते हैं दोस्तों। ये प्रशासन में भी समस्याएं उत्पन्न होंगी, आलोचक लोग कह रहे हैं। स्थानीय संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। अब जहां पर वो जाके बसेंगे, जहां पर जाके बसेंगे उनको संसाधन के लिए जल चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, और प्राकृतिक वनस्पतियों का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे वो, है कि नहीं। अब अगर वो वहां पर जाकर के दोहन करेंगे तो जो स्थानीय निवासी हैं वहां के, वो भी उनको संशय होगा कि कहीं हमारे लिए कम न पड़ जाए ये चीजें, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है स्थानीय संघर्ष को भी ये चीजें बढ़ावा देंगी दोस्तों। संसाधनों पर बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं। मतलब पहले 4 संसाधन हैं, तो मान लीजिए 5 लोग थे, अब 5 लोग और आ गए, 10 लोग इन 4 संसाधनों को उपभोग करेंगे। तो इस वजह से विवाद और उठ रहे हैं। द्विपक्षीय मुद्दा प्रभावित हो रहा है इसके संदर्भ में। द्विपक्षीय मुद्दा कैसे प्रभावित हो रहा है? भारत ने क्या बोला है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं, जो वहां से परेशान अल्पसंख्यक हैं, हम उनको जगह दे रहे हैं। तो अब पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश कह रहा था कि अब तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। तो अब बांग्लादेश ये बात कहेगा कि हम उसके यहाँ, कि भारत कह रहा है कि हमारे यहाँ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। तो इस तरीके से द्विपक्षीय मुद्दा भी इससे दुष्प्रभावित होगा, और द्विपक्षीय मुद्दा भी इससे संकट आएंगे इस द्विपक्षीय मुद्दे में। अब इन सब चीजों को लेकर के गृह मंत्रालय के द्वारा क्या स्पष्टीकरण किया गया है, ये हम देखते हैं। गृह मंत्रालय कहता है कि भारतीय नागरिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कुछ लोगों को इसमें यह भी संशय था कि ये भारत, उस समय जब आया था 2019 में बहुत आंदोलन हुए थे, इसमें यह भी कहा जा रहा था कि भारतीयों की नागरिकता छीनने वाला यह प्रावधान है। तो गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक पर इस वक्त कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो विदेश से आ रहे हैं भारत में, उनकी नागरिकता देने के संबंध में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है,
ये गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण था इस संबंध में, और कह रहा है कि किसी भारतीय नागरिक से नागरिकता छीनने का कोई भी प्रावधान नहीं किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भारतीय से उसकी नागरिकता छीनने का प्रावधान है इसमें, ठीक है। नागरिकता लेने का प्रावधान बताया गया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार के, जो हम अभी बात कर चुके हैं पीछे, 5 प्रकार के नागरिकता लेने के प्रावधान है: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और विलय के आधार पर। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 आया, इसके तहत जो प्रवासी हैं भारत में, जो अवैध प्रवासी थे, उनको देशीकरण और पंजीकरण के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो दोस्तों ये था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में पूरी जानकारी। ये हम लोग पहले की क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोग पॉलिटी में नागरिकता वाला सेशन पढ़ रहे थे, भाग 2 पढ़ रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने उसमें कवर की थी दोस्तों। तो इन सब का पीडीएफ दोस्तों हम लोग जो है हम टेलीग्राम ग्रुप पर, जीएस वाले भैया के टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे। ये सारी चीजें देखिए उसमें बताई गई है, लगातार 7 वर्ष से बाहर रहने पर, और उसके बाद देखिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। और नागरिकता संबंधी प्रश्नोत्तर भी दिया गया, 35 प्रश्न बहुविकल्पी हैं और 30 से 35 प्रश्न जो है दोस्तों वन लाइनर हैं। तो ये सारी चीजें कवर कराई जाती हैं दोस्तों यहाँ पर। आप लोग जीएस वाले भैया के टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन करिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा दोस्तों, किसी प्रकार का कोई पैसा यहाँ पर नहीं लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों पूरी चीजें इसमें, पूरी नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या क्या प्रावधान है, जन्म के आधार पर नागरिकता के 5 तरीके हैं, ठीक है। ये सब चीजें बताई गई, नागरिकता का विलोपन के 3 तरीके दिए गए हैं। ये सारी चीजें बहुत विस्तार से इसमें बताई गई हैं। तो आप लोग दोस्तों अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक हो जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।